हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे अतिसार या डायरिया। हम लोग थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में कॉन्स्टिपेशन किया था कि उसमें किस प्रकार का जो है आहार होना चाहिए या क्या सिम्टम्स होते हैं या कौन से कारण होते हैं। ठीक इसी तरीके से हम करेंगे अतिसार। अतिसार जिसको सामान्य भाषा में आप दस्त बोलते हैं, लूज मोशन बोलते हैं, डायरिया, जिसके कि कई कारण जिसके जो कि बेसिकली कई कारणों की वजह से होता है। जैसे कि कोई फंक्शनल डिसऑर्डर भी हो सकता है और कोई जो है इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा डायरिया जो है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट माने जो कि कम समय अवधि के लिए होता है, यानी कि एक दो दिन के लिए कुछ गलत खाने की वजह से, ज़्यादा स्पाइसी खाने की वजह से, कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एक्यूट डायरिया होता है, जो कि 2-3 दिन में जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। आहार को अगर जो है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दो ऐसी जो है डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली, जिनको आहार अगर आप जो है आहार में मॉडिफिकेशन लाके आप इनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो डायरिया जो है बेसिकली उसके अंदर जो है रोगी को पूर्ण आराम, अगर एक्यूट डायरिया है या कम समय अवधि का डायरिया है तो उसमें रोगी को जो है अच्छे से पूरा आराम जो है उसको देना चाहिए, क्योंकि इसमें वीकनेस बहुत हो जाती है। डायरिया की कंडीशन में जो है वाटरी स्टूल्स या बहुत ज़्यादा पतले जो है स्टूल्स जो हैं वो पास होते हैं, जिसकी वजह से शरीर से जल की और जो लवण है, आवश्यक जो हमारे शरीर के लवण है, उनका ह्रास हो जाता है और उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से शरीर में वीकनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोरी या गिरावट या जो है थकान जैसा महसूस होना, और स्किन जो है वो बहुत ढीली पड़ जाती है। और अगर इसको समय से ट्रीट नहीं किया जाए या उतना ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो सप्लीमेंट नहीं किए जाएं तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में जो है सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जो है नींबू और नमक और चीनी की शिकंजी जो है वो बनाकर रोगी को थोड़े थोड़े अंतराल पर देते रहना चाहिए, जिससे कि उसका जल की मात्रा संतुलित हो जाए और उसकी जो है लवण जो है, सोडियम और पोटेशियम लवण जो है बेसिकली वो सप्लीमेंट होते रहें। इसको हम थोड़े थोड़े अंतराल पर इसलिए देते हैं क्योंकि एक साथ में ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। कई बार डायरिया के साथ में वॉमिटिंग की भी कंडीशन एसोसिएटेड होती है या साथ में होती है, तो जिसकी वजह से आप नहीं दे सकते। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ देता है वो आपको सेवन करना ही है। इसके अलावा आहार के अंदर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। डायरिया के अंदर की फाइबर रिच फूड टोटली अवॉइड करना चाहिए। छिलके वाले अनाज, छिलकी वाली दालें और जो है फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा फाइब्रस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट के अंदर जो है बनाना आप इसके अंदर, या केला जो है आप इसको दे सकते हैं मैश करके, या किसी फॉर्म में आप दे सकते हैं। छाछ जो है वो देनी चाहिए। दही दे सकते हैं। उबले हुए चावल हैं। बिना मिर्च मसाले युक्त जो है भोजन या ब्लैंड डाइट और फाइबरलेस डाइट जो है इसके अंदर देना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन की जो डाइट है उसकी बिल्कुल विपरीत जो है वो डायरिया की डाइट होती है। एक चीज़ कॉमन है कि फ्लूइड्स या जल की मात्रा कॉन्स्टिपेशन में भी ज़्यादा हम लोग देने की कोशिश करते हैं और डायरिया के अंदर भी हम ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर फाइबर की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में फाइबर अधिक मात्रा में दिया जाता है, और जबकि डायरिया के अंदर या अतिसार में या दस्त के अंदर फाइबर को जो है कंप्लीटली रोक दिया जाता है जब तक कि स्थिति जो है वो संतुलन में ना आए या स्थिति ठीक ना हो, तब तक जो है फाइबर एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है जब धीरे धीरे स्थिति जो है नॉर्मल आती है तब जो है हम धीरे धीरे नॉर्मल फूड पे शिफ्ट
हो सकते हैं या हो जाते हैं, सॉरी। इसके अलावा जो है मार्केट में मिलने वाला ORS का घोल, जिसके अंदर की चीनी और नमक होती है, उसको आपको पानी में घोल कर देना चाहिए। ORS का घोल उपलब्ध नहीं है तो हम 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक जो है वो भी डालकर पेशेंट को दे सकते हैं थोड़े थोड़े अंतराल पर। इसके अलावा दूध और दूध से बने पदार्थ कईयों को थोड़ा इरिटेशन जो है उत्पन्न करते हैं, इसलिए दूध की जगह जो है छाछ जो है वो दिया जा सकता है। फिर है दीर्घावधि अतिसार या क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया या जो लंबे समय अवधि के लिए जो डायरिया होता है, जनरली लोगों में किसी बीमारी की वजह से, कोई जो है दूसरा डिस्फंक्शन की वजह से जो है क्रॉनिक डायरिया होता है। क्रॉनिक माने जो लंबी समय अवधि का होता है ना। अक्यूट माने जो कम समय अवधि का होता है। तो दीर्घावधि अतिसार माने जो कि लंबे समय तक, महीनों तक चल रहा है, इस तरीके का या टेंडेंसी होती है पेशेंट की डायरिया की। तो इस कंडीशन के अंदर जो है पेशेंट को रेस्ट तो देना ही चाहिए, साथ में उसके फ्लूइड इंटेक पर, और फ्लूइड इंटेक माने जो जल की मात्रा है या जो तरल पदार्थों की मात्रा है, वो उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बेसिकली डायरिया के अंदर क्या होता है कि स्टूल बहुत फ्रीक्वेंटली पास होता है या बहुत जल्दी जल्दी पास होता है, जिसकी वजह से भोजन के अवशोषण पर भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन में भोजन का एक तो भोजन का पाचन सही से नहीं होता, फिर इंटेस्टाइन तक आते आते भी भोजन जो है वो उसको समय नहीं लगता है, वहां पर रुकता नहीं है, वो जल्दी से शरीर के बाहर पास हो जाता है। या तो इसकी वजह से जो अवशोषण की जो समय अवधि है वो घट जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का या पोषक तत्वों का अवशोषण सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो क्रॉनिक डायरिया के अंदर एक ये भी कंडीशन रहती है कि जो पोषक तत्व हैं, सामान्य पोषक तत्व, वो भी जो आप ले रहे हैं आहार में, फिर भी वो अवशोषित नहीं हो पाते। इसलिए एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स का जो सप्लीमेंट है वो भी पेशेंट को देना चाहिए। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, जो है बैलेंस डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए जो कि आसानी से पच जाए। मिर्च मसाले अधिक नहीं होने चाहिए भोजन के अंदर। डॉक्टर के अनुसार जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं वो उसको समय समय पर देनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का पाउडर होता है, उसको भी पानी में घोल कर देना चाहिए। ग्लूकोज अगर बहुत सीवियर है तो ग्लूकोज को भी पानी में घोलकर जो है देना चाहिए, जिससे कि एनर्जी बनी रहे। इसके अलावा जो है थोड़े थोड़े अंतराल पर जौ का पानी है, अगर कंडीशन सीवियर है तो जौ का पानी है, या शिकंजी है, या और भी तरल जैसे वे है, या पनीर जिससे बनाते हैं उसका जो पानी होता है वो है, छाछ है, पतली पतली दाल आप दे सकते हैं बिना छिलके की। तो ये चीज़ें जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें जो विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है, जो कि अवॉइड करनी है मोस्टली, वो है आपका फाइबर। ठीक है, क्योंकि रेशा जो है वो एक इरिटेंट का भी काम करता है, यानी क्योंकि ये ऑलरेडी जो स्टूल है वो काफ़ी वाटरी होता है, काफ़ी पतला होता है। इसके अलावा अगर फाइबर अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये एक इरिटेंट की तरह भी काम करता है, यानी जो कि परेशानी उत्पन्न करता है। साथ में ये जल को अवशोषित करके स्टूल को और पतला बना देता है, या और जो है कंडीशन को वर्स कर देता है या खराब कर देता है। इसलिए फाइबर जैसे छिलके वाले जो अनाज हैं, दालें हैं, इनको जो है डायरिया के पेशेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए। बॉइल्ड चावल हैं, या आप जो है पतली खीर भी दे सकते हैं अगर कंडीशन जो है संभली है तो। साबूदाने की खीर है या सूजी की खीर जो है वो पेशेंट को दी जा सकती है। इसके अलावा जो पूरी तरह से वर्जित जो भोज्य पदार्थ हैं डायरिया के अंदर, वो है आपके साबुत अनाज। एक बार फिर से बता रही हूँ, साबुत अनाज, दालें, साबुत फल, नट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं बेसिकली इनको भी अवॉइड करना चाहिए। पेस्ट्री हो गया, मीट हो गया। मीट क्योंकि हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर और हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए मीट को सूप
जो है मिर्च मसाले वाले या स्पाइसी जो है रेशेदार भोज्य पदार्थ, अचार और तेलीय भोज्य पदार्थ या तले हुए या गरिष्ठ भोजन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो हम दे सकते हैं डायरिया के अंदर जो भोज्य पदार्थ, वो हैं आपके चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, ब्रेड दे सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स दे सकते हैं, चावल की फूली या चावल या पोहा दे सकते हैं, उपमा बना के दे सकते हैं, नूडल्स दे सकते हैं क्योंकि मैदा से बना हुआ होता है। कंडीशन बहुत ही सीवियर है या क्रॉनिक है तो मैदा की रोटी भी जो है वो दी जा सकती है। अगर डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उबले हुए चावल, सूजी की खीर, सिंपल केक और सूप जो है वो दिया जा सकता है। तो ये है आपका डायरिया। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उच्च रक्तचाप।